एक गांव की झुग्गी झोपड़ी में बिना मर्द के 22 बच्चे पैदा करने वाली मुमताज़ बेगम का राज जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मुमताज़ बेगम को आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा था और इसलिए वह खुद किस्मत बच्चे पैदा करती थी, वो भी बिना मर्द के, जिनको गोद लेकर वो माला माल हो जाते थे। यह राज जानने के लिए मैं इस झुग्गी में गई और फिर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम खुशी है और मेरी उम्र 28 साल है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। दिल्ली की योगियों झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली मुमताज़ बेगम बिना किसी मर्द के अब तक 20 बच्चे पैदा कर चुकी है। जो भी इन बच्चों को गोद लेता है माला माल हो जाता है। मगर हैरत की बात पर तो मुमताज़ बेगम को आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा था। इसके पीछे का राज जानकर आपके रूह कांप उठेगी। मेरे पास ज़िंदगी की हर सुलह थी, पैसा, इशारत, नाम, शोहरात, इज्जत, दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं थी जो मेरे पास नहीं थी। लेकिन वह चीज़ जिसके दम से दुनिया में रंग होता है वह मेरे पास नहीं थी। मेरी कोई संतान नहीं थी। मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे और अभी तक मैं औलाद थी। मैंने अपने पति को बहुत बार कहा था, आप मुझे छोड़ दें और दूसरी शादी कर लें, लेकिन वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। वह कहते थे, अगर संतान हो जाएगी तो मुझसे ही हो जाएगी, मगर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और शादी तुमसे ही करूंगा। मैं अच्छी जॉब कर रही थी, जबकि मेरे पति का अपना बिजनेस था। हम दोनों को पैसों की कोई कमी ना थी। मैंने अपने पति से कहा था कि किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, मगर वह इस पर भी राज़ी नहीं थे। उसमें इनका हौसला नहीं था कि वह किसी और बच्चे को पालता। उसे अपनी बीवी से ही औलाद चाहिए था। जब तक मेरी सांस जिंदा थी तब तक तो अपने बेटे को मुझे छोड़ने और दूसरी शादी के लिए उस तृप्ति नहीं रहती थी। लेकिन मेरे पति जब भी राज़ी नहीं थे और वह बेचारी पोते पौधों की हसरत दिल में लिए इस दुनिया से चली गई। मेरे ससुर जिंदा थे और उनके अलावा भी ससुराल में काफ़ी रिश्तेदार थे, लेकिन कोई भी हमारी पर्सनल लाइफ में इंसवेट नहीं करता था। मेरे पति से सबसे कह रखा था कि अगर कोई मेरी पत्नी को किसी ने संतान न होने का ताना दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए मेरी ज़िंदगी में ससुराल वालों की तरफ से ऐसी वैसी कोई परेशानी नहीं थी। मेरा नाम खुशी है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मेरे पापा का अपना बिजनेस है। यूँ मैं अपने मायके वालों की तरफ से भी मालदार थी। पहले भाइयों की शादी हुई और फिर मेरी, हालांकि मेरे भाइयों की ख्वाहिश थी कि वह सबसे पहले अपनी बहन के फ़र्ज़ को पूरा करें और फिर अपनी शादी करें, लेकिन मम्मी पापा को मेरी शादी की इतनी जल्दी नहीं थी। इसलिए हमने पहले भाइयों की शादी की। भाइयों की शादी के 4 साल बाद मेरी शादी हुई, जब तक मैं बुआ भी बन चुकी थी। मुझे भी शादी के बाद यही था कि 3-4 साल गुजरेंगे या 1-2 साल गुजरेंगे, लेकिन आज 8 साल गुजर जाने के बाद भी मैं मां नहीं बन सकी। मेरे भाई ने मुझे गोद देने की बात कही थी, लेकिन मेरे पति नहीं माने। मैंने उनसे कहा कि अगर मेरे भाई से नहीं लेना चाहते तो तुम अपने किसी भाई या बहन से बच्चा गोद ले लो, हमारे आंगन में रौनक आ जाएगी। लेकिन वह इस पर भी राज़ी नहीं थे। दुनिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जा चुकी थी, मगर सब कुछ ठीक था। बस किस्मत की बात थी। और फिर मेरी किस्मत में यूँ एकदम पलटा खाया कि मैं हैरान रह गई। ऐसा भी होता है। और कुछ यूँ, उसी दिन से मैं दिल्ली के गरीब इलाकों में जाकर रिपोर्ट तैयार कर रही थी। हमारा काम गरीब इलाकों में जाकर रिपोर्ट तैयार करना होता था। मैं अपने साथियों के साथ वहाँ गई हुई थी, जहाँ झुग्गियाँ बनी हुई थी। वहाँ ज़्यादातर भिखारी लोग ही रहते थे जो 2 वक्त की रोटी को तरसते थे। यहाँ पर झुग्गी में जाकर उन औरत से बात करने लगे, एक जोगी की तरह जाने लगे। तो अचानक एक औरत कहने लगी, बेटी, इस झुग्गी के अंदर बिना इजाज़त के मत जाना। मैं हैरानी से एकदम पूछा, इजाज़त? कहने लगी, हाँ जी हाँ, झुग्गी में एक औरत रहती है।
उसका नाम मुमताज़ बेगम है। उसको आज तक किसी मर्द ने नहीं देखा। मैं थोड़ा हैरान हुई कि भला झुग्गी में रहने वाली औरत भी इस तरह से रहती है। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं अकेले अंदर चली जाती हूँ। मैं उस औरत के साथ अंदर चली गई। वह झुग्गी अंदर से बहुत साफ़ सुथरी थी। एक औरत चटाई पर बैठी हुई थी। वह बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसकी उम्र शायद मुझे 1-2 साल ही छोटी होगी। उसी औरत ने कहा कि मुमताज़ बेगम, तुमसे एक औरत मिलने के लिए आई है। वह आंखें बंद करके बोली, क्या? उस औरत को भी संतान नहीं है? मैं दंग रह गई कि उसको कैसे पता चला कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। वह औरत कहने लगी कि अरे नहीं, यह तो गवर्नमेंट की तरफ से आई है। कुछ साल पूछने मुमताज़ बेगम के नाम से उसे औरत ने हमें हाथ में इशारे से जाने को कहा कि अभी बात नहीं कर सकती। मैं उस औरत के साथ बाहर आ गई और पूछा, क्या? यह क्या पढ़ रही थी? यह कहने लगी कि जिनकी कोई संतान नहीं होती उसके लिए दुआ करती है और यह उन्हें संतान देकर मालामाल कर देती है। बड़ी ही कमाल की औरत है। मैं यह सुनकर चौंक गई, क्योंकि शायद भारत मुझे देखते ही पहचान गई थी। इसलिए मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट से पूछा कि वह कोई मंत्र का जाप करते उसे प्रेग्नेंट करती हैं। तो उसने कहा कि नहीं, वह औरत की जगह कुछ बच्चा पैदा करती हैं और उसको दे देती हैं। मैं यह सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गई कि क्या कहा आपने? कि वह भी औरत के हिस्से की जगह खुद बच्चा पैदा करती है और उसे दे देती है। इसका क्या मतलब हुआ? कहने लगी, यह औरत बिना मर्द के बच्चे पैदा करती है। मैं तो यह सुनकर हंसने लगी, जैसे उसने मुझे कोई जोक सुना दिया हो। बिना मर्द के बच्चे भला कैसे पैदा हो सकते हैं? मैंने उससे कहा कि बहन, यह सब बातें फ्रॉड हैं। बिना बाप के बच्चे को पैदा कर देना ऐसा कोई मुमकिन नहीं, बल्कि नामुमकिन है। वह औरत कानों को हाथ लगाकर कहने लगी, दीदी मुमताज़ बेगम को फ्रॉड तो मत कहो। अब तक बिना आपके 20 बच्चे पैदा कर चुकी हैं और जो भी उन बच्चों को गोद लेता है माला माल हो जाता है। खुशकिस्मत बच्चे पैदा करती हैं। मैंने कहा, मुझे भी संतान नहीं हो रही पिछले 8 साल से। क्या तुम्हारी मुमताज़ बेगम मेरे लिए बिना बाप का बच्चा पैदा कर देंगे? तो कहने लगी, क्यों नहीं, आप मुमताज़ बेगम से बात कर लो, वह आपका मसला चुटकियों में हल कर देंगी। मैंने सोचा, इस मुमताज़ बेगम को बाद में देख लूँगी। फ़िलहाल जो काम करने आई हूँ वह तो कर लो। मैंने कहा, फिर किसी दिन आऊँगी तुम्हारी मुमताज़ बेगम के पास। फ़िलहाल मुझे कोई ज़रूरी काम है। मेरी किस्मत में शायद फिर से मुमताज़ बेगम के दरवाजे की हाजिरी लिखी हुई थी, क्योंकि इस शाम मेरी पुरानी काम वाली रास्ते से मिली। मैं तो उसे रंग ढंग देखकर तो शौक हो गई थी। वह अब किसी से भी काम कराने नहीं लगती थी। महंगा सूट, महंगी ज्वेलर्स देखकर मैं हैरान होकर उससे पूछा, रौनक, यह तू ही है ना? तू यकीन नहीं करेगी, कहोगी कैसे अनपढ़ों वाली बात कर रही हो। मैंने कहा कि अच्छा नहीं रहती, आप मुझे सारी बात बताओ। वह मुझे अपने घर ले आई। उसका घर देखकर मैं बेहोश होते होते बची। वह तो इतनी गरीब औरत थी कि 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से मिलती थी। समाज के नाम पर उसके घर में कुछ नहीं होता था और अब उसके घर का पूरा हुलिया बदल चुका था। समाज के नाम पर उसका पूरा घर भरा हुआ था। घर की मरम्मत भी हो चुकी थी। इतनी जल्दी उसके हालात कैसे बदल गए, जबकि वह घरों में काम किया करती थी और उसका पति किसी आवारा गली में रहता था। तो हैरानी वाली बात तो यह थी। मैंने कहा, रौनक, कहाँ से तुम्हें खजाना हाथ लग गया? वह अंदर गई और एक खूबसूरत सा बच्चा अपनी गोद में उठाए बाहर आई और कहने लगी, दीदी, यह सब बच्चे की बदौलत है और इस बच्चे ने सब दिया है। मैं जब इस बच्चे को गोद लिया है हम तो मालामाल हो गए। बहुत ही खुशकिस्मत बच्चा है। मैंने उससे पूछा, कहाँ से गोद लिया? तो वह कहने लगी, मुझे झुग्गी में मिला ना। उसमें से झुग्गी से एक औरत रहती थी। उसने बिना बाप का बच्चा पैदा किया, हमको दे दिया उस बच्चे को और हमने गोद लिया।
मैं चौंक कर पूछा कि कहीं तुम मुमताज़ बेगम की बात तो नहीं कर रही हो। तो वह चौंक गई और कहने लगी, आप उन्हें कैसे जानती हो? फिर बस उसकी तारीफ़ में ज़मीन और आसमान मिलते हुए कहने लगी, दीदी है योगी झुग्गी में रहती है, खुद इतनी गरीब है, दूसरे बच्चों का दुख उसे देखा नहीं जाता। वह बिना बाप के बच्चों को जन्म देती है, क्योंकि आज तक किसी मर्द की नज़र उस पर नहीं पड़ी। जो गरीब लोग उसे पैदा करे हुए बच्चों को गोद लेते हैं वह मालामाल हो जाते हैं। जैसे मैं बेहोश हो गई हूँ। जिस दिन उसे यह बच्चा गोद लेकर घर आई, उसी रात को किसी ने नोटों से भरा बैग हमारे घर में भेज दिया। एक कागज़ भी था जिस पर लिखा हुआ था कि यह बच्चा खुद किस्मत है, इसका हमेशा ख्याल रखना। बस दीदी, उसी दिन से हमारे हालात बदल गए। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा दिमाग उसी सारी बातें तैयार करने में तैयार था, सिवाय इस बात की कि औरत बिना किसी मर्द के बच्चा पैदा करती है। ऐसा होना नामुमकिन था। ज़रूर कोई और बात होती। मेरे उसे मुमताज़ बेगम के पास जाने का कोई इरादा न था, लेकिन रौनक के मुंह से इस कहानी को सुनकर मैं फ़ैसला किया कि इस रात को मुझे ही खेलना होगा कि वह बच्चा कैसे पैदा करती है, अगर किसी मर्द ने आज तक उसे नहीं देखा। नहीं तो फिर वह कैसे मुमकिन है। मैं अगले दिन मुमताज़ बेगम के झुग्गी में चली गई। मुझे तो वह किसी से भी झुग्गी वाली नहीं लग रही थी। अच्छी खासी सुंदर औरत थी। मैंने कहा, मेरी संतान नहीं है। उसने कहा, जानती हूँ, तेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और तू संतान ना होने का गम झेल रही है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि उसे कैसे मालूम हुआ। यह तो बस हमारे गरीब लोगों को ही पता था। उसने हंसते हुए कहा कि मैं तो यह भी जानती हूँ जो तुम्हें नहीं मालूम होगा। तो वह कहने लगी, अपने पति पर नज़र रख, सब पता चल जाएगा। मैंने कहा, तुम बिन आपके बाप के बच्चे पैदा कैसे करती हो? मुझे भी एक बच्चा चाहिए। तो वह कहने लगी, मैं अमीरों के लिए बच्चे पैदा नहीं करती। मैं जो बच्चे पैदा करती हूँ वह खुशकिस्मत होते हैं। अमीर लोग तो पहले से ही खुशकिस्मत होते हैं, उसके पास भला पैसों की क्या कमी। वह वहाँ से उठकर बाहर आ गई। मुझे पता नहीं क्यों उस औरत की बातें हजम नहीं हो रही थी। मुझसे कह रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसने शायद मेरे लिए इसलिए हामी नहीं भरी क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी और उसका राज मालूम कर लेती कि उसके बच्चों का बाप कौन है। मैं मायूस होकर उस झुग्गी से निकली तो मैंने देखा कि मेरी एक स्कूल के सामने से चली आ रही थी। मैंने पूछा, तुम यहाँ? तो वह कहने लगी, सुना है वह बहुत अच्छी है, औलाद पैदा करती है। अगर उसके बच्चों को कोई गॉड लेता है तो वह मालामाल हो जाता है। तुम्हें तो पता है मेरे घर के हालात की किस कदर तंगी चल रही है, किस कदर परेशान हूँ मैं। इसके लिए इसने बच्चों का खाने के लिए आई हूँ। वह दोस्त इस झुग्गी के अंदर चली गई। मैंने फैसला कर लिया कि योगी वाली पर इस नज़र रखनी पड़ेगी, और वह क्या करती है, और वह कहाँ जाती है, किससे मिलने जाती है, क्या चक्कर चलाने की कोशिश कर रही है। मैं मुमताज़ बेगम की झुग्गी के सामने जो एक लड़का रहता था उसे कुछ पैसे देकर कहा था कि तुम्हें मुमताज़ बेगम की एक एक हरकत की खबर लेनी होगी और मुझे देनी होगी। पैसे के लालच में वह लड़का मान गया। उसके पास बटन वाला फ़ोन था जिससे वह मुझे कॉल कर सकता था। कोई तस्वीर या वीडियो नहीं बन सकता था। 2 दिनों के बाद उस लड़के का फ़ोन आया और कहने लगा, बड़ी मैडम, सामने वाली झुग्गी में रहने वाली मुमताज़ बेगम अभी अभी घर से चादर पहनकर निकली है। कहीं जाने के लिए मैंने फ़ौरन कहा कि उसके पीछे जाओ और देखो वह कहाँ जाती है। कुछ देर बाद उसने मुझसे जो पता दिया वह एड्रेस जानकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। वह तो एक जाने माने ब्यूरोक्रेट का घर था जहां आम आदमी को जाने की इजाज़त भी नहीं थी। मैं उसी वक्त अपनी ड्यूटी पर थी, वरना मैं खुद उसके पीछे चली जाती। सवाल यह था कि उसके अंदर जाने की इजाज़त कैसे मिल गई। वह तो बहुत ऊंचे लोग हैं। एक तरफ वह झुग्गी में रहती है और दूसरी तरफ उसके इतने अमीर लोगों से ताल्लुक़ है।
यह कैसे मुमकिन हो सकता था? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। अगले दिन मुझे दफ्तर से छुट्टी थी और मैं घर में आराम से बैठी थी कि इन लड़कों ने फ़ोन करके कहा कि मैडम वह मुमताज़ बेगम तो कल रात से इस घर में है, अभी तक वापस भी नहीं आई। गेट के पास चौकीदार से पूछा तो पता चला कि वह पहले से भी वहाँ से जा चुकी है और वह बंगले वाली मैडम को दम करने जाती है। शायद यह दम वाली कहानी नहीं थी, कुछ और ही चक्कर था। यह जानकर यह ज़रूर किसी और मकसद से वहाँ से गई होगी। मैं गाड़ी लेकर उसके लड़के के बताए हुए एड्रेस पर पहुँच गई। गाड़ी से मैं थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई थी। मेरे अंदर के मुताबिक मुमताज़ बेगम को अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। 1 घंटे के इंतज़ार के बाद वह बाहर निकली, दिखाई दी और काफ़ी आगे आकर एक रिक्शे में बैठ गई। मैंने अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा दी। ड्राइविंग के दौरान मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम इस्तू वाली इसके पास गई थी, उसने तुम्हें क्या जवाब दिया? उसने कहा कि कुछ दिनों बाद मुझे बुलाएगी। मैं फ़ोन कर दिया। मेरी गाड़ी मुमताज़ बेगम के रिश्ते के पीछे थी। शायद वह वापस अपनी झुग्गी जा रही थी। मैं उसके पीछे ही थी कि अचानक मेरी नज़र एक कार पर पड़ी। मैं उसे देखकर चौंक गई। वह तो मेरे पति की कार थी। मैं इसलिए हैरान हुई थी क्योंकि मेरा पति तो 1 हफ्ते में घर पर नहीं था। वह यहाँ क्या कर रहा था? मैंने उसे फ़ोन करके पूछा कि कहाँ हो, तो वह कहने लगा कि मैं तो शहर से बाहर हूँ, कुछ दिनों के बाद घर आ जाऊँगा। मैंने सोचा मेरा पति झूठ क्यों बोल रहा है। अचानक मेरे दिमाग में ये झुग्गी वाली औरत की बातें घूमने लगी। उसने कहा था कि अपने पति पर नज़र रखो। मैं ना चाहते हुए भी अपनी कार उसके पीछे लगा दी। मैं देखना चाहती थी कि वह कहाँ जाता है। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला है? हमारी 8 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में कभी मुझे मेरे पति पर शक नहीं हुआ था। ज़िंदगी में पहली बार मैंने उस पर शक किया था और सिर्फ उसे झुग्गी वाली औरत मुमताज़ बेगम की वजह से। मेरे पति की गाड़ी एक अनजान रास्ते की तरफ मुड़ गई। मैं हैरान हो रही थी कि वह यहाँ क्या करने आया है। इस घर के गेट के अंदर उसकी गाड़ी चली गई। वहाँ का एड्रेस याद करके वापस आने घर आ गई। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मेरे पति ने न जाने के लिए नीयत से मुझसे झूठ बोला और शायद मैं उस पर शक ना करती। अगर मेरे दिमाग में मुमताज़ बेगम की बातें नहीं आती तो वह भी अजीब औरत थी। कभी मेरा दिल करता कि उस पर यकीन कर लूं, क्योंकि उसके बिना बताए सारी बातें बता दी थी। लेकिन जब मैं बिना बाप के बच्चे पैदा करने वाली औरत पर इस बार पर शक होता कि बिना बाप के बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन मैं उसका पति इसीलिए चलवा रही थी ताकि मैं सच और झूठ का पता लगा सकूं। और मेरा इरादा भी बन चुका था कि मैं इस बच्चे के लिए कहीं 4-5 दिन बाद में अपने दोस्त को फ़ोन किया और पूछा कि क्या कर रहा। उसने बच्चा गोद ले लिया तो वह कहने लगी कि मुमताज़ बेगम कह रही थी कि पूरे 4 महीने के बाद उसके घर बच्चा पैदा होगा तो मैं उसके गोद ले सकती हूँ। मैंने सोचा क्या वह प्रेग्नेंट हो गई, मगर कैसे? मेरी मालूमात के मुताबिक उसने तो शादी भी नहीं हुई थी और ना ही वह किसी ज़रूरत के बिना झुग्गी से बाहर निकली थी, तो वह बिना मर्द के बच्चे पैदा कैसे कर सकती हैं? यही सवाल शुरू के दिन मेरे दिमाग में था और अभी भी मुझे शक में डाल रखा था। मैंने जिस लड़की को अपनी जासूसी करने को रखा था उसका 45 दिन से फ़ोन नहीं आया था। मैंने उसको फ़ोन करके पूछा, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं इतने दिनों से? तो वह कहने लगा, दीदी क्या बताऊं, वह तो इतने दिनों से घर से बाहर ही नहीं निकली। मैंने उससे कहा कि बस तुम पता करो क्या उसका कोई पति है, और अगर पति नहीं है तो वह उसका कोई और मर्द से कोई ताल्लुक़ है। बस तुम्हें मुझे यह सब कुछ पता करके बताना है। उसने कहा ठीक है दीदी, मैं आपको यह पता करके बता दूंगा, कुछ दिन दे दो।
मुझे इस काम में फ्री होने के बाद मैंने सोचा कि अब अपने पति पर भी हिसाब किताब कर लिया जाए। मैं गाड़ी निकाली और इस इलाके में बाहर गई जहां उस औरत मैंने अपने पति को जाते हुए देखा था। ऐसा नहीं था कि मेरे पति का कोई फ़ोन नहीं था, आता था, उसका टेलीफ़ोन आता था और डेली हमारी बात भी होती थी। उसके व्यवहार से लग नहीं रहा था कि वह मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन जो सब मेरे दिल दिमाग में पैदा हो गया था उसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने गाड़ी इस गेट पर जाकर रोकी और दरवाज़ा लॉक किया। इस चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। मैंने उससे पूछा कि यह किसका घर है, तो वह मेरे पति का नाम लेकर कहने लगा कि अयान साहब का घर है। मैंने कहा कि अपने दोस्त की वाइफ हूँ। उसने मुझे अंदर जाने दिया। मैं कुछ समझ चुकी थी कि अंदर क्या देखने की मिलेगा। जब मैं घर के अंदर गई तो मैंने वह देखा जिसे मेरी पूरी दुनिया हिला कर रखती थी। सामने मेरे पति का लड़की और एक बच्चे के साथ बैठा हुआ खाना खा रहा था। वह अपनी पत्नी और बच्चा ही होगा। मैं बहुत दुख से उसकी आवाज़ दी। वह मुझे देखकर बहुत हैरान हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह अचानक उसके सामने आ जाऊंगी और सब कुछ जान लूँगी। मैं फिर भी एक उम्मीद से उससे पूछा कि यह कौन है। वह शर्मिंदा से बोला कि मेरी पत्नी है। मैंने इसे 6 साल पहले शादी कर ली थी। मैं जल्दी से भाग कर आ गई। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसे मुझे यूँ धोखा नहीं देना चाहिए था। बात कर शादी ऐसे तो नहीं करते। मैं पूरी रात रोती रही। मुझे दिन का होश न था। रात का मैं सुबह जॉब पर भी नहीं गई थी। मुझे इस बात से हैरान हो रही थी कि वह 6 साल से शादीशुदा थे और 6 साल से मुझे धोखा दे रहे थे। मुझे कुछ पता नहीं था और जो राज मुझे पता नहीं था वह झुग्गी झोंपड़ी वाली औरत मुमताज़ बेगम को कैसे पता था। मैंने सोचा कि मैं उस पर जाकर पूछताछ करूंगी। मैं जल्दी से गाड़ी निकाली और उसके इलाके में दोपहर 12 बजे पहुंच गई। मैं अभी उसकी झुग्गी से थोड़ी दूरी पर थी। जब मैं उसके घर निकलते हुए देखा, वह पूरे तरीके से ढकी हुई थी। तो वह कहीं जा रही थी। मैं इधर उधर देखा तो वह लड़का कहाँ है जिसे मैं उसकी जासूसी करने के लिए भेजा था, लेकिन वह कहीं नज़र नहीं आया। तो फिर मुझे ही उसके पीछे जाना पड़ा कि आज मैं इसका राज जान कर ही रहूँगी। मैं चलते हुए वहाँ से सड़क पर आ गई और एक रिक्शे में आकर बैठ गई। मैं भी अपनी गाड़ी फ़ौरन उसके रिक्शे के पीछे लगा दी। मुझे उस लड़के की लापरवाही पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पता नहीं कहाँ था, और आज अगर बाई चांस मैं यहाँ नहीं आती तो पता नहीं चलता। 1 घंटे के बाद रिक्शा एक बहुत बड़े महल जैसे घर के पास जाकर रुक गया। मैं जितना हैरान होती उतना ही काम था। इसके पहले भी वहीं जैसे घर में जा चुकी थी। पता नहीं मैं इन बड़े लोगों के पास घर में क्या करती थी। इन लोगों से इसका क्या रिश्ता था। वह अंदर चली गई। 10 मिनट बाद मैं भी अपनी गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगी तो चौकीदार ने रोक लिया। मैंने उससे कहा कि यह जो मैडम अंदर गई है, मैं इन्हीं के साथ हूँ। हम दोनों साथ में ही आए थे। मैं कुछ लेने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर हो गई। चौकीदार ने यह सुनकर मुझे अंदर जाने दिया। मैं अंदर गई तो मेरे होश उड़ गए। ऐसा घर तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। मुझे एक रूम में बातें करने वाली आवाज़ आई। मैं चोरी चुपके इधर उधर देखी और वही आगे बढ़ी। इतने बड़े घर में शुक्र है कोई नहीं था, वरना अगर कोई मुझे देख लेता तो मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती। मैं अंदर झांका तो एक 22-23 साल की जवान लड़की इन पर नज़र आई, जो कि मुमताज़ से बातें करने में बिजी थी। उस लड़के के बड़े हुए पेट को देखकर यह पता चल रहा था कि वह गर्भवती है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या बात है और क्या बातें कर रहे हैं। मैंने उनकी सारी बातें सुनने की कोशिश की। जो कुछ मैंने सुना मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैं जल्दी से मोबाइल निकाल कर उसकी सारी बातें रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी।
मैं चुपचाप वहाँ से पीछे से वापस आ गई। मेरा शक सही निकला था। मामला इतना सीधा नहीं था जितना लग रहा था। मैं अपने घर आई तो इस लड़की की कॉल आई तो जोश से कहने लगा कि मैडम, मैंने उस बच्चे की सारी खबर निकाल ली है, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। उस लड़के ने जो मुझे बात बताई उसे सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा हैरत में रह गई। ऐसी बातें जिनको सुनकर मैं फना हो गई। अब मैं और सब्र नहीं कर सकती थी और नहीं और लोगों को बेवकूफ़ बनते हुए देख सकती थी। मैंने उस लड़के से कहा कि तुम यह बात किसी को नहीं बताओगी। मैं शाम को उसके झुग्गी में गई। वह रोज़ की तरह वहीं बैठी थी। मेरे जाते ही उसने कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, पाक और नेक औरत का ढोंग रचते हुए। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है कि तुम क्या करती हो और क्या कर रही हो। तुम मासूम और गरीब लोगों को बड़े और अमीर लोगों को संतान देकर कहते हो वह संतान तुमने पैदा की है, वह भी बिना बाप के। मेरे मुंह से इतना सुनने के बाद वह डर गई और कहने लगी, तुम्हें कैसे पता चला कि यह सब मेरे बारे में? मैंने कहा, बेहतर होगा कि तुम खुद ही अपनी कहानी सुनानी शुरू करो। मुमताज़ बेगम ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की और वह बोली कि मैं यकीन खाने में आंख खोली थी। मैं भी उन्हीं बच्चों में से थी जिनके माँ बाप उन्हें कभी भी छोड़ कर जाते थे और कोई नेक इंसान उन्हें उठाकर यतीम खाने में भेज देता था। मेरी भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। पता नहीं कौन थे मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे पैदा करते हुए भेज दिया था और मैं बहुत प्यारी थी, इसलिए यह सब मुझे परी परी कहते थे। और फिर मेरा नाम परी भी पड़ गया और फिर मेरे जन्म और मेरे प्रमाण पत्र पे मेरा नाम परी ही लिखा था। यदि हम खाने में अक्सर वह लोग आते थे जिनकी कोई संतान नहीं होती थी और अगर कोई बच्चा पसंद करके अपने घर ले जाते थे। मैं बहुत प्यारी थी, इसलिए अक्सर जिनके संतान नहीं होते थे वह लोग मुझे लेने के लिए आते थे। लेकिन यतीम खान की इंचार्ज मुझे किसी को भी नहीं देती थी। इसने मुझे अपनी बेटी बना लिया था। वह वहीं रहती थी और मैं भी उसके साथ ही रहती थी। उसके ही रूम में सोई थी। मैं वहाँ खुश थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि किस्मत के खेल खेलने वाली है। मैं 17 साल की थी और मैं इंचार्ज के साथ अपने घर में रहती थी। एक दिन यतीम खाने के दरवाजे पर कोई बच्चा छोड़कर चला गया था। मैंने देखा तो वह उसे घर लेकर आ गई। उसने एक स्लिप भी लिखी हुई थी कि मैं इस बच्चे को अपने साथ घर में नहीं रख सकती। आप लोग इसे पाल के यकीनन इस बच्चे किसी गुनाह की निशानी था जो वह लड़की छोड़कर चली गई थी। इंचार्ज को पता चला तो उसे प्लान बनाया कि एक अमीर घर आने के लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे। उसके घर पर भी कोई संतान नहीं थी। यतीम खान की इंचार्ज ने कहा कि मेरा नाम नवासा है। मेरी बेटी का बेटा अपनी बेटी की शादी बहुत कम उम्र में करती थी, इसलिए वह ऐसी है जिन्होंने मेरा नाम से बच्चे देना शुरू कर दिए, जो उन्हें बदले में बहुत बड़ी रकम देते थे। मैं यह सच समझ रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। मैं जब 21 साल की हुई तो घर से भागकर एक जुग्गी वाले साथ घर में शादी कर ली। मैंने जब अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, मेरे दिमाग में आया कि मैं भी क्यों ना अपना कारोबार शुरू करूं। मैं जानते थे कि यह बड़े लोगों के बच्चे बहुत बिगड़े हुए होते हैं, अक्सर गलत संगत में पड़ जाते हैं, अपने गुनाह की निशानी के पीछे छुड़ाने की खातिर फिर यह सब कुछ करने के लिए भी तैयार होते हैं। दूसरी तरफ कुछ भी औलाद लोगों का भी भला हो जाता है। मेरा प्लान सुनकर मेरे पति मुझे छोड़कर चला गया। उसने मुझे तलाक दे दी। कहने लगा कि मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन इज्जत में रहना पसंद करता हूँ। मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता। अमीर लोगों का गुण छुपाने के खातिर उनसे 2 करोड़ रुपए ले लेती और फिर मैं सबको यह कह देती कि मैं बिन बाप के बच्चा पैदा किए हैं, जो गोद लेंगे मालो माल हो जाएंगे। लालच में गरीब लोग ले जाते थे। तभी
लाख रुपए उनके घर पर फेंक देती थी और वह लोग समझते थे कि बच्चा बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है। इस तरह उन अमीर लड़कियों को भी कोई ऐतराज़ नहीं होता, बल्कि उन्हें तसल्ली रहती कि उनका बच्चे अच्छे ख़ानदान में है और सही परवरिश पा रहा है। मैं जिन लड़की को घर आई थी वह भी अपना बच्चा देना चाहती थी क्योंकि उसे गलती हो गई थी। उस लड़के ने भी मुझे यही बताया था कि मुमताज़ बेगम की पहले शादी हुई थी और फिर तलाक हो गई थी। मुमताज़ प्लानिंग के साथ गरीब लोगों के बेवकूफ़ बना रही थी। मैंने अपनी आखिरी उलझन पूछी, तो यह बताओ कि मेरे पति के बारे में तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तो वह कहने लगी कि जिसमें मुझे ख़तरा हो मैं उसके बारे में पहले ही मालूमात निकलवा लेती हूँ। तुम्हारे बारे में मालूम किया तो पता चला तुम्हारा पति पहले ही शादी कर चुका है। मैं पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को वहीं बुलाकर मुमताज़ बेगम को पुलिस के हवाले कर दिया। अपने पति को माफ़ कर दिया क्योंकि मैं अब इतने साल गुजार कर उसको छोड़ नहीं सकती थी। मेरी नेक और अच्छी नीयत का फल मुझे यूँ मिला कि मेरे संतान ने अपना दूसरा बच्चा पैदा गोद में डाल दिया। धन्यवाद दोस्तों।